Here in this, we'll be starting with the section E. So the first part of it says that in reference to the picture given here, a convex lens of focal length f air is immersed in the water to view a small black stone that is placed at the bottom of the container is at depth d from the lens. यहाँ पे लेंस प्लेस कर दी गई है और स्टोन को देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आई. अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, विल इट फॉर्म अ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ द स्टोन इफ डी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एयर. वो कह रहे हैं डी हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एयर से बड़ा होगा, तो क्या इट विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. सो वर्चुअल इमेज अगर आपको चाहिए और मैग्नीफाइड चाहिए तो फोकल लेंथ शुड बी ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फोकल लेंथ किससे बड़ा होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एयर इन दिस केस. ठीक है, अगर ये कंडीशन होगी ना देन ओनली इट वुड बी फॉर्मिंग virtual image. So here what we can understand is f of air is greater than d, it won't form any virtual image. So it must be there that d should be less than f of water, then it will certainly form a virtual image. So here in this case d must be less than f of water. जो focal length है ना water का, it must be less, it must be greater than your the distance between the lens and the stone. अगर लेंस और स्टोन के बीच का जो डिस्टेंस है डी वो कम होगा किससे कंपैरिजन में, फोकल लेंथ ऑफ वाटर, देन ओनली वी कैन हैव अ वर्चुअल इमेज. ठीक है, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म करवानी है आपने तो सिर्फ आपको यही बात का ध्यान रखना है कि आपका डी जो है इट मस्ट बी लेस देन एफ ऑफ. Here in the second part it says that the given combination of three triangular prism, a ray of light enters the first prism on the left and exits from prism on the right after refraction. Consider the angles of the prism to be small and the ratio to be a naught over a as 2. हमें a naught over a क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ. प्रूव करना है नेट डेविएशन टू बी 0. अब डेल नेट निकालना, आपने नेट डेविएशन निकालनी है. पहले की डेल हो गई, दूसरे की माइनस डेल नॉट हो गई, तीसरे की डेल हो गई. अब ऐसा क्यों हुआ, बीच वाले की माइनस क्यों है, क्योंकि इन्वर्टेड है. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. डेल नॉट और लास्ट वाले की भी डेल है. अब यहाँ पे हमारे पास टोटल एंगल क्या बन गया, टोटल डेविएशन क्या बन गया, 2 डेल माइनस डेल नॉट. और यहाँ पे टोटल डेविएशन हम क्या लेंगे, 0 लेंगे. लेट से दैट द नेट डेविएशन इज 0. तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, 2 डेल माइनस डेल नॉट इज इक्वल टू 0. और डेल नॉट को आप लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, डेल नॉट इज इक्वल टू 2 डेल. ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशन में क्या आता है, डेल नॉट की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे. डेल नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, म्यू नॉट माइनस 1 ए नॉट. ठीक है, और डेल की जगह क्या सब्सिट्यूट करोगे, 2 इंटू म्यू माइनस 1 ए. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, क्योंकि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए और पहले वाले का बीच वाले का ए नॉट है. तो अब यहाँ पे हम ए नॉट की वैल्यू यूज करेंगे यहाँ से जो गिवन थी. और क्या गिवन है हमारे पास, ए नॉट किसके इक्वल है, 2 ऑफ ए. तो यहाँ पे म्यू नॉट माइनस 1 2 ऑफ ए आ जाएगा और राइट साइड पे 2 ऑफ ए म्यू माइनस 1. 2a से 2a गया, हमारे पास क्या बचा, म्यू नॉट माइनस 1 म्यू माइनस 1. माइनस 1 एंड माइनस 1 वुड बी कैंसल. म्यू नॉट किसके इक्वल आ गया, म्यू के. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव फॉर द सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट में वी हैव अ ग्लास प्रिज्म एंड इट सेज it is of refractive index 1.52 is surrounded by a medium. The emergent rays are bent either upwards or downwards. अब देखो यहाँ पे कंडीशन दिखाई हुई है इन्होंने P और Q. और select, they are saying select the suitable surrounding mediums from the given table of refractive indices. Here for each of the above reactions with the prism P and Q, give reason for the choice of medium. So here we can see कि हमारी जो लाइट है वो बेंड हो रही है towards downwards. और ऊपर सेकंड क्यू वाले केस में ऊपर की तरफ बेंड हो रही है. तो अगर पी की बात करें तो सराउंडिंग मीडियम शुड हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन दैट ऑफ द प्रिज्म. तभी तो ये बेंडिंग होगी, कम होना चाहिए. और हमें पता है प्रिज्म का कितना 1.52 है. ठीक है, प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.52. ये लिखा हुआ था ना, आई थिंक ऊपर देख लेते हैं एक बार. यस, इट हैज अ 1.52 refractive index with respect to the medium we have. तो यहाँ पे कौन सा मीडियम होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी लेस देन दैट ऑफ द प्रिज्म. तो यहाँ पे 1.52 से छोटा वाला वैल्यू देखेंगे हम, विच इज इट कैन बी बेंजीन
और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, बेंजीन तो होगा ही होगा, और दिस कैन बी ओनली देयर, राइट, बेंजीन ही हो सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू है सबसे छोटी है। सेकेंडली हमें अपवर्ड रिफ्रैक्शन एज इन क्यू, द सराउंडिंग मीडियम शुड हैव अ refractive index more than that of the prism, तभी वो ऊपर को जाती है. So this can be there with the carbon disulfide, it can be with ethyl alcohol, and it can be with aqueous sodium chloride, right? Here in the first part it says the interference pattern due to light shows bright and dark regions that appear similar to the antinodes and nodes of a standing pattern. And here we are given that give one major point of difference between standing wave patterns and the interference pattern. तो मेन जो डिफरेंस है ना इंटरफेरेंस पैटर्न में, तो आपको क्या मिलना ही मिलना है, 3D मिलना ही मिलना है, ठीक है, देयर वुड बी 3 डायमेंशन. और दूसरी बात, हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है उस केस में आपको क्या होता है, 1 डायमेंशन इज देयर, ओनली 1D इज देयर. Here in the static wave pattern it would be no net energy flow would be there. और अगर हम IP की बात करें, इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें, तो इसमें नेट एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है. So these are the two main differences between the standing wave pattern and the interference pattern. अब सेकेंड में आपको यहाँ पे दो स्लिट्स दिए हुए हैं S1 and S2, and they are saying asking us also given are two possible incident wavelength λ1 and λ2. State with reason for what combination of slit and wavelength will the interference pattern be most spread out. तो spread out किस पर डिपेंड करता है, बीटा फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी. अगर देखो आपके पास बीटा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, अगर बीटा बड़ा है तो लैम्डा भी हमारा ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, एंड डी स्मॉल डी मस्ट बी लेस, और बिग डी हमारा ज़्यादा होना चाहिए. सो अगर हम पैटर्न बना लेना S1 एंड लैम्डा 2 का, तो इट वुड बी द मोस्ट स्प्रेड आउट वन. क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है ना, लैम्डा 2 की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो S1 के साथ पैटर्न बना लो, क्योंकि D हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और मेरे को दिख रहा है D1 इज लेस देन D2. तो और लीस्ट स्प्रेड आउट अगर आपने करना है, तो लीस्ट स्प्रेड आउट में क्या होगा, बीटा मस्ट बी स्मॉलर, लैम्डा भी कम ही होगा ऑब्वियसली, और स्मॉल डी ज़्यादा होना चाहिए. तो S2 का कॉम्बिनेशन और लैम्डा 1 का कॉम्बिनेशन वुड बी द लीस्ट स्प्रेड आउट वन. So we have to answer on just the basis of beta is equal to lambda d over d. ठीक है. थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ फाइंड रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज are produced due to superposition of two coherent light waves of intensity I and 4i. एक I का है और एक 4i का है, तो हमारा I1 over I2 क्या बन जाएगा, it will become 1 over 4. A1 over A2, A1 over A2 is nothing but 1 by 2, क्योंकि I1 is equivalent to A1 square, I2 is equivalent to A2 square. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा रूट हो गया ना, रूट 4, तो 2 आ जाएगा. मैक्सिमम इंटेंसिटी आपने निकालनी है तो हो जाएगा A1 ओवर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ओवर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. A1 क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, और A2 क्या है 2 है, 3 का स्क्वायर हो गया. दिस विल बी 1 का स्क्वायर, तो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी, 9 over 1. ठीक है. Now the next question, it says draw equipotential surfaces for an electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल में वी नो कि हमारे पास एक क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड द अदर इज पॉजिटिव. तो हमें क्या करनी है, सर्कल्स क्रिएट करने, एंड जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं ना साइन से, वैसे वैसे हमारे सर्कल्स भी फार अवे होते जाते हैं. ठीक है, एंड देयर विड बी सम गैप बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव. जैसे यहाँ पे गैप नहीं छूटा ना, थोड़ा सा गैप हमें छोड़ना. एंड इफ लेट से वी हैव टू आइडेंटिकल चार्जेस, तो क्या होगा हमारा, there would be some kind of like bonding between both of them. ठीक है, ऐसे बनाया, और फिर थोड़ा सा ना इसको कंप्लीट करने के लिए you can draw a complete circle. ठीक है, ऐसे कुछ. So if two identical positive charges would be there, this is how you would be drawing the diagram. अब यहाँ पे second part में we have a parallel plate capacitor with air between the plates. Each plate has an area of this
6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। डी आपको दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है, स्मॉल डी इज गिवन 3 mm। 3 mm को किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में। 3 × 10⁻³ मीटर। अब कैपेसिटेंस आपने निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, चार्ज निकालो। चार्ज कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। सी क्या है यहाँ पे हमारा, कैपेसिटेंस, जो पहले पार्ट से निकलेगा ना उसको ही सब्स्टिट्यूट करना है आपने सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है, how would charge on the plate be affected if a 3 mm thick mica sheet of K is equal to 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected। तो इस केस में आपने क्या करना है, न्यू चार्ज निकालना है, राइट, Q डैश निकालना है। सो जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ K को हमने क्या करना है, Q से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपका B पार्ट में निकला ही होगा ऑलरेडी, उसी को आपने सब्स्टिट्यूट करना है C पार्ट में, ठीक है। Now we have the next question. Here it says that we have a capacitor C1 and to a potential charged to a potential V1 while another capacitor of capacitance C2 is charged to a potential difference of V2. The capacitors are now disconnected from the respective charging batteries and connected in parallel to each other. दोनों को हमने क्या करना है, पैरेलल में लगा देना। तो E1 हमारा क्या होगा, it would be half C1 V1 का स्क्वायर, और E2 हमारा क्या होगा, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला बिफोर दे आर कनेक्टेड, तब आपने एनर्जी निकालनी है। बिफोर दे आर कनेक्टेड वुड भी, दोनों को ऐड कर दो तो आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमें क्या बोला है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर्स। टू कैपेसिटर्स के लिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करोगे, C1 प्लस C2 करोगे, ठीक है। और चार्ज हमें पता है कंजर्व क्वांटिटी है, तो C1 प्लस C2, पहले V था ना, V के साथ कनेक्टेड था टोटल पोटेंशियल, और C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहीं से आपको V की वैल्यू निकल जाएगी, जस्ट फाइंड द वैल्यू फॉर V, और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में, विच इज हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर। V निकालोगे ना यहाँ से, V क्या निकलेगा, C1 ओवर V1, C2 ओवर V2 ओवर C1 प्लस C2। ये सब्स्टिट्यूट कर देना आपने इस इक्वेशन में, यू वुड गेट द टोटल एनर्जी, ठीक है, व्हेन दे आर कनेक्टेड ऑन पैरेलल, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन एनर्जी इन पैरेलल combination and comparison to the total energy before they are connected। तो टोटल एनर्जी जो है हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में would be different from the total energy before the capacitors are connected। This is because some energy gets used up due to the movement of charges। अब चार्जेस की मूवमेंट होती है वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, so therefore always it would be total energy of the parallel combination is less from the total energy before the capacitors are connected, ठीक है। So that's what you can write for the 32। 33 में आपको क्या बोला गया, show that an ideal inductor does not dissipate power in an AC circuit। हमें यहाँ पे शो करना है कि कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होती किसमें, आइडियल इंडक्टर में। तो इसमें आपने डेरिवेशन शो करनी है। डेरिवेशन क्या होती है हमारी, स्टार्टिंग वो हम P, पावर का फॉर्मूला क्या है, VRMS IRMS cos phi, and cos phi is nothing but equal to R by Z। So putting the value here, हमारे पास क्या बनता है, VRMS IRMS R over Z। अब हमें पता है आइडियल इंडक्टर है तो R हमारा 0 होता है, तो R अगर 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 ही तो हो गई। सो इट डज नॉट डिसिपेट एनी पावर, आइडियल इंडक्टर। सेकेंड केस में हमें दिया हुआ वेरिएशन of inductive reactance of an inductor with the frequency f of the AC source of 100 volt and variable frequency as shown in the figure। Calculate the self inductance of the inductor। हमें क्या निकालना है, self inductance निकालना है इंडक्टर का। तो here what you would be using is XL का फॉर्मूला। XL किसके इक्वल होता है, 2 pi FL, और हमें L निकालना है ना यहाँ से, तो XL ओवर क्या बन जाएगा हमारा, 2 pi f। f की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे,
इट इज 100 हर्ट्ज, ठीक है। और एक्सएल की वैल्यू कितनी है हमारी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 20 है। एफ इज 100 हर्ट्ज, एक्सएल इज 20 ओम, एंड वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू फॉर एल। देन एल किस में आएगा हमारा, इट वुड बी इन मिली हेनरी, ठीक है। तो जस्ट फाइंड इट बाय पुटिंग द आंसर। एंड बी पार्ट में हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन occurs in the circuit at a resistor of 10 ohm at 300 second inverse. Calculate the capacitance. कैपेसिटेंस निकालना है ना, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम तब होती है जब हमारा एक्सएल किसके इक्वल हो, एक्सी के इक्वल हो। और हमें दोनों की फॉर्मूला पता है, 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ सी। आपने क्या यहाँ से फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड सी फ्रॉम दिस। तो सी को लेफ्ट साइड ले जाओ, बाकी सारी चीजें राइट में ले आओ, एंड जस्ट पुट द values of the different things here only and you would get your answer. कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन here is like device X is connected to an AC source V is equal to V naught sin omega t. The variation of voltage, current and power is shown in the figure. Identify the device X. वो कह रहे हैं X कैसा टाइप ऑफ डिवाइस है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीन हमारे पास क्या है, वेव्स दिख रही हैं हमें A, B and C. Now we have to identify what type of device X is. तो X obviously हमारा क्या डिवाइस होगा यहाँ पे, it must be a capacitor because it is connected to an AC source और वेरिएशन भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो ये कैपेसिटर ही है। सेकेंडली हमें बोला गया which of the curve A, B and C represents the voltage, current and power consumed in the circuit. तो यहाँ पे A क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर नोटिस करें तो इट इज रिप्रेजेंटिंग, V वाला निकालना बहुत ईजी है, सबसे पहले V वाला निकालते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें V की वैल्यू पता है क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। साइन वाला मतलब फॉर्मूला, साइन वाला हमारा मतलब क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ साइन ग्राफ, और साइनोसाइडल ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और 90 पे क्या होता है हमेशा, इट इज 1। तो मेरे को समझ आ गया कि कौन सा वाला है हमारा, B वाला है, ठीक है। B is what type of curve, voltage। सेकेंड नोटिस करो अगर C हमारा कैसा टाइप है, इट वुड बी अ करंट वन, ठीक है। और लास्ट हमारा बचता है A विच इज अ पावर वन, क्योंकि हमारी जो पावर होती है एट 0 इट इज 0, एट 90 इट इज 0, आफ्टर एवरी 90 डिग्री इंटरवल इट बिकम्स 0, ठीक है। Now the third one is how does its impedance vary with frequency of an AC source. Impedance कैसे वो कह रहे हैं वेरी करेगा। And the second one you can also answer on the basis of कि हमारे को पता है कि जो करंट होता है ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज इन फेज π/2 से, तो इस वजह से भी हम कर्व C को क्या बोल सकते हैं, इट इज अ करंट वन, ठीक है। How does its impedance vary with frequency of the AC source. तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। As we know कि XC हमारा किसके इक्वल होता है, 1 बाय ओमेगा C के। तो इससे क्या समझ आता है कि XC is inversely proportional to ओमेगा। तो अगर हम इसका डायग्राम क्रिएट करें, we will take XC on the y axis and omega on the x axis. तो it always decreases क्योंकि हमें दिख रहा है the value is inversely proportional to XC, ठीक है। Now the fourth one is obtain the expression for the current in the circuit and its phase relation with the AC voltage. V हमें दिया हुआ है कितना, V नॉट साइन ओमेगा टी। Q की वैल्यू आपकी कितनी है, CV। So putting the value of V in it, Q is equal to क्या हो जाएगा, C V नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम C V नॉट, और ओमेगा आगे आ जाएगा आपको, और साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ओमेगा C V नॉट विच इज नथिंग बट आई नॉट, इसको हम कैसे इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2. So that would be your answer for the last one.